तो चलिए, और मैं आपसे कहूँ कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा को हम आपको 15 मिनट में पूरा समझा सकते हैं। तो क्या आप हमारी बात पर भरोसा कीजिएगा और विश्वास है कि आप इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए वीडियो बना है और हम आपको पूरे आसान विधि से और सरल भाषा में आपको समझाने वाले हैं, ठीक ना, काफ़ी कम समय में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ है ना, यह एक प्रकार का निबंध है। क्या है? निबंध। और इनके जो लेखक है ना, वह है भीमराव अंबेडकर। और आप सभी लोग भीमराव अंबेडकर के बारे में अच्छी तरह जानते हो। क्लियर? और सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ना कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था ना, वह हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। कहाँ हुआ था भैया? वह हुआ था महू, मध्य प्रदेश। कहाँ? महू, मध्य प्रदेश। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। कहाँ भैया? तो ये आपके दिल्ली के शहर में। क्लियर? तो आपको जन्म मालूम हो गया और मृत्यु मालूम हो गया। तो आप कहिएगा कि भैया हम इन्हें नोट करना चाहते हैं, तो हम आपको नोट करने के भी समय देंगे, लेकिन पहले आप समझिए। और बात करते भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे रचनात्मक एवं चिंतन के। कौन कौन थे भैया? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। ये आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं, समझ गए? हम आपको अभी 3 लाइन बताएं कि इनकी जो जन्म हुई थी वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। और यह एक दलित परिवार में जन्म लिए हुए थे। क्लियर? सवाल आ जाता है कि भीमराव अंबेडकर किस परिवार में जन्म लिए हुए थे? दलित। क्लियर? और इनकी मृत्यु कब हुई थी भैया? तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली के शहर में। और इनके 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। और हम चाहते हैं कि आपको और अधिक जानकारी दें ताकि आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ही बेसिक के साथ मजबूत रहिए। और हम बता दें आपको कि हम जितना बताने वाले हैं ये सारे महत्वपूर्ण ही बताएंगे। जो महत्वपूर्ण नहीं हुआ ना उसको नहीं बताने वाले भाई, हमारी बातों पर विश्वास कीजिए। चलिए देखिए, ये आपके भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, ये आपका गोधूली पाठ है, गोधूली किताब है आपका पार्ट 1। क्या है भैया? भीमराव अंबेडकर। भाई भीमराव अंबेडकर क्यों? क्योंकि ये श्रम विभाजन के लेखक हैं। देखिए आपको हम सारी बात बता रहे हैं। देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा है ना, तो इनके लेखक भीमराव अंबेडकर। चलिए हम बात कर दें तो इनका जन्म जान चुके हो। लिखा गया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू, मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में? दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपरिचित जनों में से एक थे। जब ये इनका युग था ना, तो ये अपने ज्ञानी के रूप में अलग जानते थे। और आज भी गांव में कुछ लोग हैं जो ज़्यादा नंबर ला दिए हैं, तो उनको लोग कहते हैं नहीं, लड़का पढ़ने में अच्छा है। नहीं, तो ये कहा गया सुपरिचित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश कौन थे? सयाजी गायकवाड़ थे। क्या थे? सयाजी गायकवाड़ के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क का है भैया? अमेरिका में न्यूयॉर्क, फिर वहां से लंदन गए। लंदन का है भैया? इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृति का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। तो भैया जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वही पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद इन्होंने भी क्या काम किए, तो इन्होंने समाज में किस प्रकार भीमराव अंबेडकर अपने नाम को उजागर किए। तो इन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के मानवीय अधिकारों के रूप में काफ़ी संघर्ष किए। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर? देखिए जो आपकी मेन लाइनें हैं ना, वही सुना दे रहे हैं आपको, ताकि वही एग्जाम में आएगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्लियर? और कहा गया है उनके चिंतन एवं रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। क्लियर? तो हाँ भैया क्लियर हो गया। और इन्होंने ना अपने जीवन में अनेक रचनाएं एवं भाषण भी किए थे। और हम आपका नाम बता रहे हैं, लिखा गया है उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है। पहला द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैग्निज्म।
क्या है? द कास्टन इन इंडिया देयर मैग्नीजम। दूसरा है जेंसिस एंड डेवलपमेंट। और तीसरा है द अनचुबस हु आर दे। देखिए, हम आपको कुछ बाहरी नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको किताब से पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको यह भी ना लगे कि भैया हमको अलग से पढ़ा रहे हैं। नहीं, हम आपको किताब से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद अनेक भाषा थे, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, उसके बाद बुद्ध एंड स्तंभा, उसके बाद थॉट्स ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद द राइज एंड फॉल द हिंदू वीमेन। और उसके बाद हम बताते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें कहा गया ना, हिंदी में उनका संपूर्ण वर्णन में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर को संपूर्ण वर्णन में 21 खंडों में प्रकाशित की गई थी। कितने खंडों में? तो 21 खंडों में। आप लोग भूलिएगा मत, कितने खंडों में? 21 खंडों में। और इसके बाद कर दे जो इनके भाषण था, और उस भाषण का नाम था एनिहलेशन ऑफ कास्ट। क्या? एनिहलेशन ऑफ कास्ट। और एनिहलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किए थे ललई सिंह यादव। ये तो हो गया। तो इनके बारे में जितनी जानकारी थी आपको हम जानकारी कर चुके हैं। तो वाइंडमैन खंड को कितने भागों में प्रकाशित किया गया है? तो ये 21 भागों में। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भैया हमको श्रम विभाजन और जाति प्रथा का नहीं पढ़ाए हैं। चलिए, लिखा गया है, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद की पुस्तकों में कमी नहीं है, और आज भी लोग जातिवाद, जो जाति है ना, इनको भरपूर सपोर्ट करते हैं। और आप यादव हैं तो यादव भरपूर सपोर्ट कीजिएगा, आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम भरपूर सपोर्ट कीजिएगा। और आज भी पुस्तकों कमी नहीं है। इसके पोषक के कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन का आवश्यक मानता है। ये और आपके एग्जाम में बनने वाले हैं क्वेश्चन, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है यहीं से। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन का। किनका? श्रम विभाजन के मेरे प्यारे भाई। उसके बाद कहा गया है, और जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। यहाँ में आ जाता है कि श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है, तो आपको कहना होगा जाति प्रथा। क्या कहना होगा? जाति प्रथा। चलिए, कहा गया है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। ठीक ना? क्या कहा गया भैया? जो जाति प्रथा है तो यह श्रम विभाजन के साथ साथ किनका रूप ली हुई है? तो श्रमिक विभाजन का रूप ली हुई है। और हम बात कर दे, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज की श्रम विभाजन की व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न श्रमिकों का और विभाजन का अस्वाभाविक नहीं हो सकती है। तो भैया बोलिए, हम किताब पूरा पढ़ा दें या हम आपको नोट पढ़ा दें? चलिए, जो आपके लिए हमको लग रहा है ना, आपको हम किताब पढ़ा दें ताकि आपको थोड़ा सा भी खराब ना लगे और पूरे आसान भाषा से आप किताब पढ़ लें। चलिए, कहा गया है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। किनकी आवश्यकता है भैया? सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है नहीं भैया। और भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों में एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार देती है। इसे बांटती नहीं है, लेकिन एक दूसरे के नीच दिखाती है। कोई उच्च दिखाता है कि आप इस कास्ट हो तो आप काफी उच्च हो, कोई मुसहर है तो उसका काफी जो नीचे असर समझता है। ऐसा बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। सबको एक समान देखो। यहाँ पर आपको धर्म ही मानना है तो आप मानिए इंसानी धर्म जो सबके साथ खड़ा हो। ठीक है, चलिए, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। कहा गया है, और जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है।
कुशल व्यक्ति का सक्षम श्रम विभाजन का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिसमें वो अपने पेशा मतलब वो जो कार्य करता है, जैसे मेरा पेशा क्या है, मेरा पेशा है पढ़ाना, तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। पेशा या कार्य चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जातीय प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य को प्रशिक्षण एवं अथवा निजी क्षमता के विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण समय मनुष्य की पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इसमें कहा गया है, और हम बात करें तो श्रम विभाजन दूसरा रूप यह भी है, दूसरी रूप है। कहा गया दूसरी सिद्धांत यही है कि लड़का का जन्म लेने से पहले, लड़का पेट में गर्भधारण करने से पहले उनके माता पिता उनकी पेशा को निर्धारित कर लेते हैं। मेरा बेटा आगे चलकर डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा आगे चलकर इंजीनियर बनने वाला है, और मेरा बेटा आगे चलकर किसान बनने वाला है, तो ये पहले से ही निर्धारित हो जाती है। कहा गया है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए पेशे से बांध लेती है। सही बात कहा गया है। इसमें कहा गया है भैया, तो कहा गया है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण यह है कि ये पल भर के लिए नहीं है, यह जीवन भर के लिए लोगों को एक काम में बांध दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किसान है तो उसको जीवन भर किसानी करनी है, समझे ना। कहा गया है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त था, भले उनका कार्य उनके लिए उपयोगी नहीं था या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखों पे मर जाए, क्या वो भूखों पर मर जाए, लेकिन वो पैसा नहीं छोड़ता है। लेकिन आज तो कम हो गया है, आज किसी भी जाति के लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग के अंदर शिक्षा आ गई है। लेकिन एक बात कहें कि इस धरती पर कोई किसी सपोर्ट करने वाला नहीं है, और आपको लगता है कि हमको कोई सपोर्ट करेगा, हमको कोई बढ़ावा देगा, ऐसा गलत बात है। आपको कोई बढ़ावा देने वाला नहीं है धरती पर भाई, आप खुद हो। कहा गया इंग्लिश में बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर, अपने स्वयं पर खुद भरोसा कीजिए, उसके बाद कोई आपको भरोसा करने वाला नहीं है। और हम कहते हैं, और आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए कि हम कुछ कर जाएंगे। समझ गए? चलिए, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण भूखों मर जाए, आधुनिक युग में भी यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीक में निरंतर विकास और कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, आजादी न हो, इसके लिए भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं हो सकती। क्या चारा रह जाता है? इसमें कहा गया है, अगर व्यक्ति के मान लीजिए कोई कार्य किया है और वो कार्य नहीं चल रहा है, तो वह पेशा बदल लेनी चाहिए। और पेशा नहीं बदलिएगा तो मान लो अभी कोई बिक्री नहीं होगी, तो आपको मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। लोग भूख से भी मर जाते हैं, बात मानते हो? हाँ, भूख से भी मर जाते हैं। चलिए, कहा गया है, कहाँ थे भाई? हाँ, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पेशा ऐसा और पढ़ रहे हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें परंपरागत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। और ये आपके एग्जाम में सवाल आता है कि भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई, क्या? जाति प्रथा। ठीक है, अब फिर से पढ़ रहे ताकि आपको फिर से याद हो जाए। कहा गया है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्या? जाति प्रथा। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहता है, मनुष्य सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहता है। और जाति प्रथा बात कर दे, जाति को लेकर ही लोग एक दूसरे को मार देते हैं, सच में मार देते हैं।
चलिए, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि पर इसका कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। कहा गया है, इस आधार पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ साथ केवल विश्वास करते हैं। ऐसी स्थिति संभवतः मनुष्य के भावना से ग्रस्त रहकर चालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। सच बात है। और आप भी कुछ काम कर, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे भैया कल देखते हैं, आज नहीं, समय बहुत ज़्यादा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। चलिए, हम आगे जल्द पढ़ते हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। कहा गया है, ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले को ना दिल लगता है और ना ही दिमाग लगता है। सच लगता है? नहीं। और ना ही दिल लगता है और ना ही दिमाग लगता है। कोई कुशलता कैसी प्राप्त की जा सकती है? अतः यह निर्बाधित रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी ज्यादा क्या है? जाति प्रथा हानिकारक पहलू है, हानिकारक प्रथा है, क्योंकि मनुष्य की संभावित प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों को जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है। कहा गया है, जो मनुष्य स्वाभाविक है, जो कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन जाति प्रथा के अंतर्गत आके उन्हें एक निश्चित काम कर देता है कि आप ये हो तो आपको ये काम करनी है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। क्या लेता हूँ? रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि मैं जातियों के विरुद्ध हूं? आपके लाइन लिखा गया है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं और मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर, आलोचना मतलब होता है किसी के बारे में कहना, सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहोगे कि मैं जातियों के विरुद्ध हूं? तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है? एग्जाम में सवाल आ जाता है कि आदर्श समाज क्या है? तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व का आधारित हो। समानता भी क्या होता है? सबको समान रूप से, सबको आज़ादी मिले और सबका प्रेम हो। भ्रातृत्व मतलब होता है भाईचारे। क्या होता है मेरे प्यारे भाई? भाईचारे होते हैं। तो आप कहिएगा कि भैया आप कहे थे 15 मिनट में और आप इतना आगे आ गए, तो हम आपको पूरा किताब समझाते रहे हैं ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, क्या यह ठीक नहीं? भातृत्व अर्थात भाईचारे की किसी की क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशील होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज एक छोर से दूसरे छोर तक संचित हो सके। कहा गया है, इतनी तो कम से कम अपने अंदर ज्ञान होनी चाहिए ना कि कोई व्यक्ति कोई पीछे ना रह जाए और एक छोर से दूसरे छोर तक वो पहुंच जाए। चलिए, ऐसे समाज को बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अवध संपर्क में अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। तात्पर्य यह है कि भाईचारा जो होनी चाहिए वह दूध और पानी के मिश्रण तरह होनी चाहिए। लिखा गया है, तात्पर्य यह है कि दूध और पानी की मिश्रण तरह भाईचारे का सही वास्तविक रूप है। तो भाईचारे का वास्तविक रूप किन के तरह है जी? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। और लोकतंत्र हम बात कर दे, लिखा गया, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है? इनमें लोगों का शासन होता है और लोग एक दूसरे में मिलजुल कर रहना चाहिए ना। हाँ भैया, हम जानते हैं इस बात को लेकर। चलिए, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पत्ती नहीं है। लोकतंत्र का मूलतः होता है मेरे प्यारे भाई, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज को सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। और समझ में आया? जो लोकतंत्र है ना आप लोग का, जिनमें लोक शासन होता है ना, उनमें होनी चाहिए कि लोग एक दूसरे की मदद कर सके। क्लियर? इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो। क्या हो? श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो। जो इनके आपके अगले क्वेश्चन आंसर है हम आपको अगले वीडियो में करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मेरे प्यारे भाई, तो इस प्रकार से पार्ट 1 आप लोग का खत्म हो चुका है।
ठीक ना। तो चलिए, लव यू सो मच, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, बाय मेरे साथियों। और यहाँ पर लिख चुके हैं आप लोग का कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ था। और इनके 3 प्रिय व्यक्ति थे, कौन कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह हुई थी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। और सारी बात को बता दी है आप लोग का। एनिहेशन ऑफ कास्ट को हिंदी को दलित सिंह यादव द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया। ये एक भाषण है, ठीक ना। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, अब चलते हैं हम लोग। ठीक है, लव यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए।